आज इस दुनिया में सिर्फ दो लोगों को काम करना है, एक मालक और दूसरा मजबूर। 2020-21 के पहले ट्रेडिंग पे टैक्स नहीं था या म्यूचुअल फंड पे टैक्स नहीं था। ऐसा आप बता सकते हैं कि कितने लोग ऑप्शंस में प्रॉफिट कमा रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं या खाली लॉस ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? इस पे बहुत दर्दनाक किस्सा मैं आपको एक दिन पहले का बोलता। कल यहाँ आने से पहले एक न्यूज़ पढ़ी। अच्छा। एक परिवार के मेंबर ने उसके बच्चों को जहर पिला के मार दिया, उसके वाइफ को जहर पिला के मार दिया और खुद ने भी सुसाइड कर लिया। 1.8 CR रुपीज़ का लॉस इन FNO ट्रेडिंग। इतने सारे नंबर्स बढ़ गए थे कि वो एक्ट को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लगभग नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लॉन्च किया। ओके। और गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें इसके अंदर की कुछ चीज़ें बदलनी है। 80 to 85% सेम टू सेम एक्ट कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा। 80 to 85%। अभी ये जो नए इंटरप्रेनर्स है, यंग इंटरप्रेनर्स बोलो या जेनजी जो है, जैसे जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है या अच्छी नौकरियों पे चले जाते हैं, स्टार्टअप्स बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, अपने सबने देखा है, लेकिन उनका ना इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा सा देखने का नज़रिया निगेटिव है या वो उतना पैसा बचा नहीं पाते जितना पैसा वो कमा लेते हैं। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहूँगा कि पैसा बचाओ ही मत। अच्छा। जितने भी इंडिया में यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो आज आधी ज़िंदगी तो EMI पे जी रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उसमें से भी उनको पैसा बचाने को बोलोगे तो क्या ज़िंदगी ले लेंगे क्या उनसे? पहले तो ऑक्सीजन पे काम चालू है उनका। नमस्कार, पॉडकास्ट विद चिन्मय जैन में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट भक्तंबर वाली वीडियो को 50K से अबव व्यूज़ देने के लिए और नए नए कमेंट्स और लाइक्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है और आपके जो सवाल आ रहे हैं मंजू दीदी के लिए, वो हम मंजू दीदी की तरफ पहुंचा भी रहे हैं। आपको मंजू दीदी से अगर संपर्क करना है तो उनके वेबसाइट की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी और ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट हम आपकी तरफ लाते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनकी जो शुरुआत थी वो एक बहुत ही छोटे शहर से है, लेकिन आज वो बहुत ही एक इमर्जिंग पर्सनैलिटी है। आज हमारे साथ है CA अक्षय लड्डा सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। तो सर, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अभी गवर्नमेंट ने टैक्स एक्ट चेंज किया, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस आ चुके हैं? सबसे पहले तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि अपनी ऑडियंस एकदम आम ऑडियंस है। बिल्कुल सर। तो एक आम ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज पूरे भारत में इनकम टैक्स एक्ट का रिलेवेंस क्या है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट क्या है। अगर उन्हें समझ जाएगा तो उनको आगे की बातें समझ जाएंगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स लेता है जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स। Okay. अब वो टैक्स किस चीज़ का लेता है? तो उस टैक्स लेता है, गवर्नमेंट बोलता है अगर आप पैसा कमा रहे हो वो पैसा आप कोई भी कमा सकते हो, 2-3 चीज़ें छोड़ के। आप कौन से पैसे कमा सकते हो? आप कोई व्यापार कर सकते हो, आप कोई सर्विस दे सकते हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हो, कोई फ्रीलांसर, कोई वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर। आप इंडिया में रह के कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मतलब आपका इमेजिनेशन जहाँ जाता है वो जगह पे पहुंच जाओ डायरेक्ट। अनलेस अंटिल इट इज नॉट इलीगल। एक और चीज क्लियर करता है, इलीगल की डेफिनेशन इनकम टैक्स में कहीं दी नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट बोलता वेदर इट इज अ लीगल और इलीगल, यू हैव टू रिपोर्ट एंड यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन इट। ओके। वो लीगल है इलीगल है वो बात का विषय है। अच्छा। पहले तो उसके ऊपर टैक्स पे कर। तो गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट ये क्या गवर्न करता है इंडिया में कि अगर आप कमा रहे हो, मैंने जो बताया बिजनेस के बारे में, बिल्कुल, उस कमाई पे भारत सरकार आपसे कोई टैक्स आपसे वसूल करता है। हाँ। अब वो टैक्स वसूल करता है, मतलब ये टैक्स क्या गवर्नमेंट ऑटोमेटिक आपके बैंक से काट देता है क्या? जी नहीं। गवर्नमेंट बोलता है हर साल आप आपका खुद कैलकुलेशन करो। बिल्कुल। और खुद कैलकुलेशन करके हम एक बोल सकते हैं स्लैब रेट दे रहे, अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्सेस। बिल्कुल। उस स्लैब रेट को आप खुद कैलकुलेट करो, हम आपको एक फॉर्म देंगे, हम आपको एक वेबसाइट देंगे, उस पर आप उसे फाइल करो। उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो हर साल एक व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, अपन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कैसे पे करते। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट को इनकम टैक्स आप जाता है और इस इनकम टैक्स रिटर्न में
टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं। बिल्कुल। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 ऐसे आपने 2 साल क्यों पकड़े? सबसे पहले मैं ऑडियंस को क्लियर कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था भारत में। बिल्कुल। उसके रूल्स 1962 में आए थे। उसके बाद में बहुत हर साल चेंजेस आते गए, जो कि एक फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस हर साल आते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि इतने चेंजेस आ गए, इतने सारे प्रोविजन ओवरराइड हो रहे थे, इतने सारे नंबर्स बढ़ गए थे कि वो एक्ट को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अच्छा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लगभग नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लॉन्च किया। ओके। और गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें इसके अंदर की कुछ चीजें बदलनी है। ओके। अब गवर्नमेंट ने मेजर, अगर आप मुझे पूछोगे एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट ने लगभग आप पकड़ के चलिए 80 to 85% सेम टू सेम एक्ट कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा। 80 to 85%, मतलब कोई मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ अब चेंज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक पहला चेंज ऐसा हुआ है कि आपको वो एक्ट 1/4/2026 से लागू होने वाला है। यानी जो अभी 1 अप्रैल 2026। यस। ओके। उसके पहले तक के आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही लागू है, 1961। हाँ, मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी 1/4/2026 से है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने सेकंड चेंज ऐसा किया कि उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन थे, वो सेक्शन को एकदम आधे ही कर दिए। अच्छा। लगभग आप पकड़ के चलिए 539 सेक्शन कर दिए। अच्छा। अब गवर्नमेंट ने सारे रूल्स जो थे उसको भी चेंज किया। ओके। गवर्नमेंट ने सारे फॉर्म्स चेंज किए, सारा कंटेंट सेम है। अच्छा। सिर्फ नंबर बदल दिया, रूल नंबर बदल दिया, फॉर्म नंबर बदल दिया और सेक्शन का नंबर बदल दिया। ओके। जैसे एग्जांपल बता दो, टीडीएस का एक सेक्शन है 192, 194C, ऐसे बहुत मल्टीपल उसके अंदर सेक्शन है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसको 393 कर दिया एक सेक्शन। हाँ। अब उसके अंदर सब पॉइंट डाल दिए, 393, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे सब सेक्शन डाल दिए। मतलब आप एक ही सेक्शन में वो नीचे अब ढूंढो कि कहाँ क्या हुआ है। तो बेसिकली आपको अगर मैं बताऊं कि मेजर क्या रिफॉर्म आया है, तो वो आया है सेक्शन बहुत रिस्ट्रक्चर हो गए। अच्छा। बराबर है। और जैसे कि मैंने बताया 80 to 85% सेम है। आपका काम बढ़ गया है, सेक्शन याद करने पड़ेंगे फिर से। नहीं, हम लोग तो अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी पुराने सेक्शन ही ज्यादा याद है हमें भी। अच्छा। नए सेक्शन अब जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे टाइम पड़ेगा, हाँ, वैसे वैसे। कल ही मैं एक बैंक के एम्प्लॉय के साथ में बैठा था, तो उन्होंने बोला कि अक्षय भैया वो सीनियर सिटीजन का टीडीएस का लिमिट क्या है? मैं बोला यार 50,000 थी पुरानी। हाँ। नया कुछ तो भी चेंज हुआ। मतलब अभी सारे सीईओ का हाल कैसा मालूम है क्या, कुछ तो भी चेंज हुआ ये याद है, लेकिन क्या एग्जैक्ट है वो भी उसको आप जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतना वास्ट है इनकम टैक्स एक्ट, इतनी वास्ट फील्ड है ये सब टैक्सेशन की। तो फिर तुरंत मैंने उसके सामने गूगल किया, मेरे दिमाग में एक नंबर था छोटा सा, लेकिन मैं बोला और एक्यूरेट उसको बोलता, क्योंकि देखो जो चीज प्रैक्टिकली हाथ से जाती नहीं वो जल्दी दिमाग बैठती नहीं। तो सीनियर सिटीजन की लिमिट 1 लाख कर दिया। अच्छा। पहले 50,000 तक के टीडीएस कटता था। हाँ। अब टीडीएस कब कटता था, अगर कोई सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट इनकम कमाता है, एफडीआर है, एफडीआर, वो एफडीआर पे इंटरेस्ट इनकम कमाता है, अगर वो इंटरेस्ट इनकम पहले 50,000 से ज्यादा रहती थी तो उसके ऊपर टीडीएस काट लेती थी बैंक 10%। ओके। अब उन्होंने वो 1 लाख कर दिया। अच्छा। तो सर आपका ओपिनियन क्या है कि नए एक्ट की वजह से कंप्लायंस, बीइंग अ प्रैक्टिशनर या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्लायंस आसान हुआ या कंप्लायंस तकलीफ हो रही ज्यादा? हाँ देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि अभी कंप्लायंस फ्यूचर में आसान कभी नहीं होने वाला। अच्छा। वो डिफिकल्टी होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शन है एकदम। तो उससे क्या हो रहा है मालूम है क्या, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी प्रोसेस करना भारी जा रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले के ज़माने में 2 टैक्स रेजिम थे इनकम टैक्स में, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और एक न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप फॉर एग्जांपल कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप LIC ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल आप मेडिक्लेम लेते हो, फॉर एग्जांपल आप NPS में पैसा लगाते हो, ऐसे कुछ उन्होंने स्पेसिफाइड चीजें दिया था, बिल्कुल, जिसके तहत आपको एक डिडक्शन का बेनिफिट मिलता था। मतलब आपकी अगर टोटल इनकम 10 लाख है और आपने ये सारे आइटम भी किया है, तो जो भी एक लिमिट दी गई थी उससे वो माइनस होके अगर आपकी इनकम जो भी फिर आ रही है, फिर एज पर स्लैब आपको उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो पहले क्या होता था कि लोग बहुत फ्रॉड डिडक्शन डालते थे।
हाँ क्योंकि ITR सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे है। हाँ जब आप ITR फाइल करते हो तो आपको कोणता भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। आप एक OTP के बेसिस पे ITR फाइल करते हो। गवर्नमेंट के नज़र में आज भी ITR फाइल करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप किसी टैक्स कंसल्टेंट या CA के पास इसलिए फाइल कर रहे हो क्योंकि वो आपको करती नहीं आता। बिल्कुल। पर जवाबदारी किसकी है? उसकी है, टैक्स पेयर की। CA की नहीं है, टैक्स कंसल्टेंट की नहीं है। तो पहले ये जो फेक डिडक्शन लोग दिखा दे रहे थे, रिफंड ले लेते थे। रिफंड ले लेते थे। हाँ, तो उससे क्या हो जा रहा था कि बहुत गवर्नमेंट के नोटिसेस, बहुत गवर्नमेंट के झगड़े चालू हो गए थे लोगों के साथ में। बिल्कुल। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होंगी बुल्ढाना की, एक मुड़े करके व्यक्तिमत्व है, उन्होंने हजारों पुलिस ऑफिसर का फ्रॉड रिटर्न फाइल किया। ये तो नागपुर में भी हुआ था, पुलिस वालों का इन्हें वो एक यस यस। तो उनके यहाँ सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को उनके डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा कि अगर आपने आपका ITR प्रॉपर फिर से रिवाइज नहीं करा तो हम आपका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन रिवाइज किया, लेकिन अब नोटिस कौन से साल की आ रही मालूम है क्या? फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। 5 साल 6 साल पहले का। मतलब मैं इससे व्यूवर्स को ये बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि एक बार ITR फाइल कर दिया, आपको किसी ने तो भी बोले भाई, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको बोलते हैं कि पोर्टल पे प्रोसेस लिख के आ गया, रिफंड तो आ समझ गया, जाओ कि ITR ओके हो गया। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत बड़ा डेटा प्रोसेस करता है। कभी भी गूगली फेंकता हो और वो गूगली में फिर बोल्ड ही होना है। बिल्कुल। अगर आपने आपका ITR सोच समझ के नहीं फाइल किया तो गूगली के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। सर, नए सवाल की तरफ जाएंगे। अभी ये जो नए नए इंटरप्रेनर्स है, यंग इंटरप्रेनर्स बोलो या जेनजी जो है, जैसे जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है या अच्छी नौकरियों पे चले जाते हैं, स्टार्टअप्स बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, अपने सबने देखा है, लेकिन उनका ना इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा सा देखने का नजरिया नेगेटिव है, या वो उतना पैसा बचा नहीं पाते जितना पैसा वो कमा लेते हैं। इसके बारे में आप जेनजी या यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहूँगा कि पैसा बचाओ मत। अच्छा। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, आज जितने भी इंडिया में यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो आज आधी ज़िंदगी तो EMI पे जी रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उसमें से भी उनको पैसा बचाने को बोलोगे तो क्या ज़िंदगी ले लेंगे क्या उनसे? पहले तो ऑक्सीजन पे काम चालू है उनका। आप देख रहे होंगे बेरोजगारी कितनी है। बिल्कुल बराबर है। आज इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को काम करना है, जितना मेरा अनुभव है। एक मालक और दूसरा मजबूर। अच्छा। तीसरा व्यक्ति को काम नहीं करना है सर, क्योंकि उनको काम ऐसा चाहिए कि कुछ काम नहीं करना है, और ऐसा काम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए भारत में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि बहुत सारे मुद्दे उठा रहे पॉलिटिकल पार्टी को सामने की बेरोजगारी है, लेकिन लोग आत्मचिंतन नहीं कर रहे। बराबर है। तो आपका जो सवाल है कि यंगस्टर को आप कैसे प्रेरित करेंगे, मैं यंगस्टर को प्रेरित करूंगा, सबसे पहले अपनी बुद्धि को सुधारो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा है, हमारी सिचुएशन अलग है वो, अरे अब आपकी सिचुएशन लगे तो चैट GPT को दो कि मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरी इतनी इतनी इनकम है, पर चैट GPT को आपके बारे में सब बताओ कि मैं कौन सी गाड़ी चलाता, मैं पेट्रोल कितने का भरता, मेरे फ्रेंड के लिए मैं केक कितने रुपए का ले जाता, ये सारा बताओ। बिल्कुल। और चैट GPT से पूछो क्या मैं मेरे बजट में सारे काम कर रहा हूँ क्या? चैट GPT बोलेंगे तू ऑलरेडी रेंज के बाहर काम कर रहा, तू कब बर्बाद होगा ये तेरे को भी नहीं मालूम। बराबर है। इसलिए जेनजी को एक ही बोलना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम कैसी बढ़ेगी, आप आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो। अभी वक्त है सेल्फ डेवलपमेंट का। देखो लाइफ एक प्रोसेस है सर, मुझे ऐसा लगता है। अब आज के 10 साल पहले या 20 साल पहले जब मैं छोटा था तो वो टाइम पे शकल का बुम बुम आता था। हाँ, पेंसिल सोनपरी आता था। हाँ। उसके बाद में वो टाइम पे शक्तिमान आता था। देखते थे आप? बिल्कुल। मैं भी देखता था। हातिम आता था, मैं भी देखता था। आज देखोगे क्या? नहीं देखोगे। क्यों? वो क्या खराब था क्या? तब भी तो चिन्मय जैन सर वही था चिन्मय, और आज भी तो चिन्मय वही। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया चिन्मय जैन सर में कि जो आज नहीं देखते? वो टाइम की बात थी ना। बराबर है। तो मैं यंगस्टर को ये बोलूंगा कि आज आपकी प्रायोरिटी जो है ना वो सेविंग की नहीं है मेरे हिसाब से। जो लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं इन्फ्लुएंसर के कि पैसा सेव करो लंबे समय के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, अरे मैं बोलता 3 साल पहले खुद पे काम करो। अच्छा। उसके बाद में सेविंग का सोचना। पहले खुद पे काम करके पैसा तो कमाओ, हाँ, और फिर सेविंग करना।
और फिर बाकी की बातें करना। सर यूथ के बारे में बात हो रही थी, बहुत अच्छा आपका सजेशन था जेनजी के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे टैक्स प्लानिंग एक चीज़ चलती और वेल्थ क्रिएशन करके एक चीज़ चलती मार्केट में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे देखा जाए तो? देखो सर, टैक्स प्लानिंग क्या था, पहले के टाइम पे ना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि बिना रट्टे के कोई सुनता नहीं, बराबर है। माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती जब मतलब बच्चा रोता। हाँ। तो कैसा है, पहले के टाइम पे इनकम टैक्स में ना बहुत सारे डिडक्शंस का बेनिफिट गवर्नमेंट ने लोगों को पास ऑन किया। अच्छा। वो इसलिए पास ऑन किया कि गवर्नमेंट चाहती थी कि आप इंश्योरेंस लो, आप मेडिक्लेम लो, आप सेविंग करो, बराबर है। और गवर्नमेंट को भी पैसे का काम था। फॉर एग्जांपल, पीपीएफ में आप पैसा डाल रहे हो, बिल्कुल जा रहा है गवर्नमेंट को, बराबर है। तो गवर्नमेंट को पैसे का काम था, तो गवर्नमेंट बोले कि आप ये डिडक्शन का बेनिफिट लो, हमको सस्ते भाव में पैसा दो और आगे बढ़ो। अच्छा। तो वो टाइम पे क्या रहता था कि लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और लिंक कर देते थे कि अब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो टैक्स से हो जाएगा। अच्छा। बराबर है। लेकिन भारत में अगर आज मान के चलिए 20 प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, 20 प्रकार की इन्वेस्टमेंट में मात्र 4 या 5 या 6 चीज ही है कि जो टैक्स फ्री है। ओके। और वो 6 के 6 एक नंबर के पकड़ सकते हैं आपकी यूजलेस। अच्छा। मतलब अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि होंगी तो सिर्फ भगवान को याद करो और भगवान को बोलना कि मेरे को गणित बता, ये सब इन्वेस्टमेंट का मैं सही कर रहा है, तो आपको भगवान ने बता देगा कि ये इन्वेस्टमेंट यूजलेस थे। लेकिन अब क्या है कि एक अटैचमेंट है सारी चीज़ों लोगों का कुछ प्रोडक्ट्स को, इसलिए वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट हुए। तो वेल्थ क्रिएशन ये एक ऐसा जर्नी है कि आप आपका एक्टिव इनकम कमा रहे हो, एक्टिव इनकम सारे खर्चे निकालने के बाद में, आपके ईएमआई निकालने के बाद में, आपके लग्जरी खर्चे भी निकालने के बाद में जो आपके पास बचता है वो आप कहीं प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके। और उससे वेल्थ क्रिएट हो रही है। वेल्थ क्रिएट कैसे होंगी? लॉन्ग टर्म अगर आप उसको पैसा रखोगे तो वेल्थ क्रिएट होंगी। तो इसलिए ये दोनों चीजें एकदम दूर दूर तक के लिंक नहीं है एक में से। अच्छा। और अभी गवर्नमेंट ने तो बहुत जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया। न्यू टैक्स रेजिम ये इतनी ब्यूटीफुल है कि इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक भी प्रकार का डिडक्शन प्रोवाइड ही नहीं किया। यानी अभी आपको ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में पैसे की जरूरत नहीं है, या वो जो ऑप्शंस थे आप बता रहे 6-7 ऑप्शन, हाँ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे जो रिटर्न्स थे, रेट ऑफ रिटर्न वो बहुत कम थे क्या? देखो वो टाइम पे मार्केट का बूम नहीं था। अच्छा। बराबर है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज चालू किया। अब लोगों को थोड़ा मार्केट समझता, अब लोगों को थोड़ा म्यूचुअल फंड समझता। कोरोना के बाद से गवर्नमेंट बोलता कि अब हमें आप एक ही रूप से पैसा दो, वो है टैक्स। अब हमारे को ये सब रूप से पैसा नहीं लेना, क्योंकि आप डबल वापस कभी भी बुला लेते। अच्छा। बराबर है। हाँ। तोड़ देते, तुम कुछ कर देते। तो टैक्स कैसे मिलेगा गवर्नमेंट को? आप म्यूचुअल फंड में जो भी डीलिंग कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में जो भी डीलिंग कर रहे हैं, उस पर आपको एसटीटी करके टैक्स पे करना पड़ता। हाँ। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। बस गवर्नमेंट बोलता वो आन दो, अच्छा। बाकी चीज छोड़ दो। बराबर है। तो गवर्नमेंट ने अभी लोगों को बोला न्यू टैक्स रेजिम से, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है, आप खुद से इन्वेस्ट करो। गवर्नमेंट बोल रही हमारे पे डिपेंड मत रहो। ओके। आपको खुद का केयर होगा तो टर्म प्लान लो, आपको खुद का केयर होना तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, आप खुद लो। इसलिए टैक्स प्लानिंग ये अलग चीज है। अब टैक्स प्लानिंग नाम की चीज कोई ज्यादा बची नहीं है। हाँ। अब टैक्स प्लानिंग कुछ दूसरे तरीके से हो सकती है, लेकिन ये जो तरीका गवर्नमेंट ने टैक्स प्लानिंग को पॉपुलर किया था कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो आपको टैक्स कम हो जाएगा, वो अब खत्म कर दिया। एसटीटी की बात हुई अभी। हाँ। तो ऐसा था, अभी आपने तो बता ही दिया वैसे, लेकिन 2020-21 के पहले ट्रेडिंग पे टैक्स नहीं था या म्यूचुअल फंड पे टैक्स नहीं था। तो आप अभी इतने आईटीआर्स फाइल करते हो, यानी जैसे आपने बताया कि आईटीआर फाइलिंग का अच्छा खासा काम है, तो आपने ऐसा आप बता सकते हैं कि कितने लोग ऑप्शंस में प्रॉफिट कमा रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, या खाली लॉस ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पे बहुत दर्दनाक किस्सा मैं आपको एक दिन पहले का बोलता, कल यहाँ आने से पहले एक न्यूज़ पढ़ी। अच्छा। 2-4 दिन में आप तक के इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। एक परिवार के मेंबर ने उसके बच्चों को जहर पिला के मार दिया, उसके वाइफ को जहर पिला के मार दिया और खुद ने भी सुसाइड कर लिया। 1.8 CR रुपीज का लॉस इन एफएनओ ट्रेडिंग। 1,80,00,000 का लॉस एफएनओ में। यस। अरे बाप रे। तो उसको सदमा नहीं सहन हुआ। अब दिक्कत यह है, मैं इतने लोगों का आईटीआर फाइल करता हूँ,
इतने सारे लोगों को लॉस है, बट लोग वो चीज़ छोड़ते नहीं। अब आप बोलोगे कि अक्षय जी छोड़ क्यों नहीं रहे, तो मैं बोलूँगा कि अपने कंट्रोल में भी नहीं है। अच्छा। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। लोगों का माइंड ये किसी के कंट्रोल में नहीं। मैं एक बहुत बड़े स्पीकर को सुन रहा था, उसने ये चीज़ बोली कि बोले आप इस धरती पे, आप इस संसार में हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं सिवाय लोगों के पागलपन के। अच्छा। लोगों का पागलपन कैलकुलेट हो नहीं सकता। तो एज पर सेबी की रिपोर्ट्स 90% लोग एफएनओ में लॉस करते। ओके। अब इतना ज़्यादा मैं तुमको बोलता कि अगर तुमको इतना ही एडवेंचर करना है तो एक आधा यूपीएससी का कोर्स करो ना, रिजल्ट उतना ही है। सीए बनो ना, रिजल्ट उतना ही है। क्यों यहाँ अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हो? लेकिन फिर से कोई सुनता नहीं। और फिर इसको मैं कैसे लेता, इसको मेरे को ना सर आदत है, एक बहुत गंदी आदत है मेरे को, लेकिन आदत है। कुछ भी हो गया मैं उसको पॉजिटिव एंगल दे देता। ओके। अब आप बोलोगे इसके अंदर सर पॉजिटिव क्या है? वो लॉस कर रहे थे, इसमें पॉजिटिव क्या है सर? नुकसान हो रहा। मैं आपको बोल रहा, एक जन अगर लॉस कर रहा तो एक जन प्रॉफिट कर रहा। यानी किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है मार्केट में। फ्यूचर एंड ऑप्शन दो तरीके से मार्केट में चलता। एक रहता ऑप्शन बाइंग और एक रहता ऑप्शन सेलिंग। हाँ। ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लॉस होने की, ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट होने की। ओके। अब ऑप्शन सेलिंग हो रही है, ऑप्शन बाइंग हो रही है। ऑप्शन बाइंग वाले बहुत लॉस करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग वाले लॉस कर रहे थे, ये प्रॉफिट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट ये जगह पे करवाता हूँ। ओके। हाल ही में एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, SIF, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, ओके। जिसकी मिनिमम एंट्री 10 लाख है। अच्छा। इसकी एक एग्जाम रहती है, वो भी अपन क्लियर कर लिए। ओके। उसके अंदर गवर्नमेंट ने 25% आप डेरिवेटिव में काम कर सकते हो अलाउ कर दिया। अच्छा। इसके कारण क्या होगा? आप देखो, फ्यूचर में इंसान गुटखा खाना छोड़ने वाला है क्या? नहीं। दारू पीना छोड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये एफएनओ में लॉस होना छोड़ने वाला है क्या? तो अगर वो कर रहे तो अपन कमा लो ना। अच्छा। अपन अपना पर्सपेक्टिव बदलो, कमा लो। सर कौन सी एग्जाम देनी पड़ती, यानी जो आपने पास ऐसा NISM की एक एग्जाम रहती है। NISM अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता, जिसके अंदर उसका सिलेबस में आप मान के चलिए कि आपको इक्विटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव, ये 3 पार्ट रहते हैं और इसकी एग्जाम आपको देना पड़ता। और लगभग 150 मार्क का पेपर रहता और उसके अंदर 90+ आपको मार्क्स चाहिए। मैंने 135 मार्क्स चाहिए। 90+। अच्छा, 150 में से 90+ मार्क्स चाहिए, तो यू कैन पास द एग्जाम। ओके सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो भी व्यूअर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। आपने अभी अभी एग्जाम क्लियर किए हैं? मैंने वो मतलब बाय क्वालिफिकेशन आया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद में मैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी हूँ। उसके बाद में मैंने SIF की भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है। उसके बाद में मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद में मैंने PMS की भी, जो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम एंट्री पॉइंट है, वो भी मिनिमम टोकन उसमें 50 लाख का रहता है, तो वो भी आप यानी सब काम क्लियर कर लिया। ये सब तो काम मैंने देख लिया था प्रोफाइल में। नया काम मैंने आपके पास देखा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वाला। तो अपनी बात भी चल रही थी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। यानी पहले रिटेल इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो थोड़ा सा एक प्रोस्पेक्टिव बताएंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, कैसा रहता है, क्या रहता है, और पहले क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, अभी रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है? देखो, पूरे वर्ल्ड में एक ही धंधा है जो बंद नहीं हो सकता। ओके। वो है उधारी का धंधा। हर किसी को उधारी चाहिए आज। बिल्कुल। आप एक आधे रास्ते पे खड़े हो जाओ, बोलना उधारी किसको चाहिएगा, 100 लोग खड़े हो जाएंगे। बराबर है? बराबर। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बोले तो उधारी। अच्छा। अब आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है आप उधारी दे रहे किसको। ओके। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती, तो गवर्नमेंट उधारी मांग रही है आपसे। अच्छा। देखो, भारत 2 तरीके से चलता। एक आपके टैक्सेस पे, बराबर है, ये जो लाडली बहन योजना है, अलग अलग महिलाओं को ये फ्री, राशन फ्री, सब फ्री। उसके बाद में ये जो पॉलिटिकल रैली इतनी होती थी, इतने सामने लोग खड़े रहते हैं, सबको 500 रुपये मिलते हैं। सबको पता है, जग जाहिर है, कोई बोलने की बात नहीं है। तो ये पैसा आ रहा कहाँ से? 2 जगह से आ रहा। एक जगह टैक्सेस से और दूसरा जगह आपको
उधारी से। गवर्नमेंट भी उधारी मांगती। अगर गवर्नमेंट के पास में कोई भी फिस्कल डिफिसिट आ गया, मतलब उसका इनफ्लो और आउटफ्लो मिसमैच हो गया, ओके तो गवर्नमेंट भी आम जनता को बोलती कि उधारी दो। और गवर्नमेंट की ली हुई उधारी या सोवेनियर उधारी रहती। सोवेनियर उधारी का मतलब यह है कि वो कभी डूब नहीं सकती। अच्छा, वो फुल फुल फुल, मतलब ऐसा पकड़ लो कोहिनूर उधारी है, मतलब वो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी गवर्नमेंट कल पलट भी जाए तो भी वो पैसा आपका वापस आने ही वाला है। यस 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 यस, पैसा डूबता नहीं। गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट पैसा नहीं डुबाती। ओके। हाँ, क्योंकि डुबाएंगी क्यों? अरे आपके पैसे देना है, दूसरे से ले लेंगे और आपको दे देंगे। हाँ तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। हाँ। तो इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वैसे? इसका कम रहता एक्चुअली। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता कि आप कितनी रिस्क ले रहे हो। अच्छा, अब रिस्क डिपेंड करता कि उस जो भी प्रोडक्ट है उसका रेटिंग क्या है। इंडिया में 3 या 4 रेटिंग एजेंसी है। ओके। इंडिया में एक प्रोसेस ऐसा है कि कोई भी कंपनी अगर उसको लोन चाहिए तो वो 2 जगह जाती। एक बैंक, दूसरी आम जनता। ओके। अब वो आम जनता के पास में जब आती तो वो एक बॉन्ड इशू करती, और वो बॉन्ड का सारे फीचर एकदम फिक्स रहते। ओके। कूपन रेट कितना मिलेगा, बॉन्ड कितने का है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, सिक्योर्ड है या नहीं है, उसकी रेटिंग क्या है, पैसों का यूज़ क्या होने वाला है, कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स, कंपनी पैसा क्यों उठा रही, कंपनी ने आज तक के कितने बॉन्ड इशू किए, कंपनी की प्रीवियस रेटिंग क्या थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बॉन्ड के फीचर्स दिख जाते, मिल जाएंगे, कहीं पर भी अवेलेबल है फिलहाल। ओके। तो वो इशू करती तो आम जनता के पास में आती, फिर आम जनता वो ले सकते। पहले के टाइम में इतना पॉपुलर नहीं था। आप मान के चलो आपके पिताजी एफडी किया होगा, बिल्कुल। क्यों किया? पिताजी बोलते हो बैंक को मैं देखता कि वो बैंक ने मेरे से एफडी लेके रमेश को दिया, रमेश मेरा दोस्त ही है, तो मेरे को दिखता कि धंधा ऐसा हो रहा। बिल्कुल। 6% में मेरे से लिया और 12% में उसको दे रहा। मेरे को दिख रहा बैंक 6 कमा रहा। हाँ। ये कंपनी मेरे को दिखती नहीं ना, अच्छा। पैसा जा रहा कहाँ पे। उनको डिमैट मतलब समझता नहीं, बिल्कुल। उनको ये सारी चीज समझते नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी फ्रॉड है। ओके। और आज के टाइम में आप किसको फोन लगाओ, कोणत्याही नंबरवर नंबर दाबू नका, जर हे केल्यास तुम्हाला फ्रॉड होऊ शकते, ये सब कॉलर ट्यून चालू है। तो ये लोग सब डर गए। ये लोग बोलते कि यार नहीं, ये जगह डालना नहीं। तो बॉन्ड्स का जो अभी रिटेल इन्वेस्टर को बॉन्ड्स ओपन हुआ है 100% ओपन है। आप 10,000, 20,000, 5,000, 25,000 से शुरुआत कर सकते हैं। आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होता, 5 मिनट में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता, और उसके अंदर आप रेट देखेंगे तो चकरा जाएंगे। अच्छा। 9% से 10-10, 11-11, 12-12% के बॉन्ड इशू होते। ओके। और आपके पास ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है? सब कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस से हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोगों को सर्विसेज बस एक ही चीज़ की दे रहे हैं कि लोगों की चाहत क्या है। अच्छा। लोग चाहते क्या, मतलब लोगों को हम एक ही सवाल पूछते कि भाई पैसों का करना क्या है, आपको फ्यूचर में पैसा का काम कब है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बताएंगे। आप बोलोगे कि मुझे सर 6 महीने में काम है, प्रोडक्ट अलग है। आप बोलेंगे 1 साल में काम है, प्रोडक्ट अलग है। आप बोलेंगे 3 साल में काम है, प्रोडक्ट अलग है। आप बोलेंगे 3 साल में काम है लेकिन रिस्क आधी लेना है, प्रोडक्ट अलग है। आप बोलेंगे 2 साल में काम है, रिस्क 80% लेना है, प्रोडक्ट अलग है। बोले तो आप बोलो प्रोडक्ट अलग है। तो अभी तक जैसे म्यूचुअल फंड सही है, एड चलती थी, और म्यूचुअल फंड की बॉडी शायद से AMFI करके है, रेगुलेट भी होता है। तो बॉन्ड्स कहीं से रेगुलेट होते हैं या टोटली? यस, इट इज अ कंप्लीटली रेगुलेटेड। इट इज ऐसा पकड़ लो कि अंडर द कंप्लीट सर्विलेंस ऑफ सेबी। अच्छा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूरे कंट्रोल में है। ओके। सारा चीज प्रॉपर चालू है, और डिफॉल्ट नहीं होने को ना, तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाया है कि आप क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन करो। ओके। मान के चलो, अब बड़े ये प्रोसेस हो रहा है कैसे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। बिल्कुल। एक बड़ी कंपनी है, वो बड़े कंपनी को पैसा होना, हाँ, तो वो क्या करती, आपके पास में नहीं आएंगे, उसको चिल्लर हिसाब नहीं करना। हाँ। वो होलसेल में नीचे बांट डालती, तो उससे लेती 5-6 कंपनियां खरीद लेते पूरा माल। ओके। बराबर है। फिर वो खरीदने के बाद वो जाते एक ब्रोकिंग के पास में कि मेरे पास इतना माल है, इसको निकाल। अच्छा। फिर वो ब्रोकिंग आपके पास में आती। अच्छा। और अब मान के चलो उसका बॉन्ड है, तुम्हारे पास पैसा है। अब तुम बोलोगे कि मैं उसको पैसा दूंगा, वो मेरे को बॉन्ड देगा। हाँ। तुमने उसको पैसा दिया, उसने बॉन्ड दिया नहीं, तो क्या करेंगे?
हाँ, तो वो जैसे एफडी आपको मिल जाती है, बैंक पे आपको भरोसा है, हाँ, हाँ। एक वो पावती आती है, हाँ, अपने घर में अपन सेव करके रखते हैं हाँ, ना, हाँ, फाइल में वगैरह बराबर हाँ, लैमिनेट करके, हाँ, हाँ, तो बॉन्ड नहीं तो कैसा? हाँ। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ओके। मतलब इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता, आपसे पैसा लेता, ठीक है, और इधर से बॉन्ड लेता। अच्छा, जब तक के दोनों एक में को मैच नहीं होते तब तक के ट्रांजेक्शन होने ही देता नहीं। यानी वो इंटर इमिजिएटरी जैसा काम कर। यस, ताकि डिफॉल्ट ना हो। ओके और एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो इसको बॉन्ड चल जाते, उसको पैसा चल जाता। ओके। और अगर कोई कारण से उसका ट्रांजैक्शन ऑर्डर डाला था फेल हुआ, इसने पेमेंट कर दिया, तो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अगर मैचिंग पेमेंट नहीं मिला तो पैसा वापस अकाउंट में आता। तो सिक्योरिटी कितनी हाई बताओ। मान के चलो यही चीज अगर ऐसी रहती थी कि मेरे को एक आम इंसान के अकाउंट में पैसे डालना है, हाँ, और वो मुझे बॉन्ड दे रहा है, हाँ, तो कितना प्रॉब्लम था। तो एक चीज मेरे को सर इसमें पूछना है कि लॉक इन वगैरह रहता बॉन्ड में? कोई लॉक इन नहीं है, आप कभी भी वहां से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज है प्रॉब्लम, बॉन्ड में लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी का अर्थ ऐसा है कि आपको अगर बेचना है तो मान के चलिए 5 से 7 दिन लगते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड तुरंत निकल के 2 दिन में पैसे आ जाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वैसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा 4-5 दिन टाइम लगता है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। मतलब एफडी अगर आप कर रहे हो तो आप टेस्ट करने आओ सिर्फ। अच्छा, आप एक टेस्ट करो, मतलब मैं आपको ही बोलता सबसे पहले कि आप एक 25,000 से टेस्ट करो और चीज को देखो कि चीज कितनी ब्यूटीफुल है। अच्छा। सर आप जब सीए अभी हो और अभी आप बॉन्ड्स में काम कर रहे हो, तो ऐसा कभी सोचा था स्टूडेंट लाइफ में कि यानी जनरल प्रैक्टिस ना करते हुए जनरल प्रैक्टिस के साथ ये सब लेग्स में आप काम करोगे? देखो, लाइफ मुझे ऐसा लगता है अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, और ये अनएक्सपेक्टेड शब्दों से प्यार करो। इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इंसान को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पसंद नहीं है। इंसान चाहता है कि अपने मन से सब हो, बराबर है। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता कि मैं मेरे एक दोस्त के पास में बैठा था नागपुर में। ओके। उसका नाम भूपेश है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं मुंबई जाऊँ करे काम करने। बोले चल जा, अच्छा है। मैंने बोला भाई मैं नागपुर रहूँ करे काम करने। बोले रहे, अच्छा है। मैंने बोला मैं नांदुरा जाऊँ के काम करने के लिए। बोले जा, अच्छा है। तो मैंने उसको बोला कि सभी अच्छा बोल रहा तू तो बोलते जिंदगी में सभी अच्छा होता। बोले अरे वाह, सभी अच्छा होता, गलत कुछ होता नहीं। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसे हुआ। अच्छा। अगर आप मुझे बोलेंगे कि 8वीं में क्या करना था, नहीं मालूम। ओके। आप मुझे बोलेंगे 10वीं में क्या करना था, नहीं मालूम। 12वीं में क्या करना था, सीए करना है, ठीक है, कैसा करना नहीं मालूम। फिर सीए करते करते सीए कैसे करना नहीं मालूम। बेसिकली मैं अनएक्सपेक्टेड को फॉलो किया। मैं बस गो विद द फ्लो। भगवान ने जैसी बुद्धि देते गया वैसे वैसे जीवन में आगे बढ़ते गया। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा। क्योंकि मैं तो जॉब के अंदर था, मतलब मेरे अंदर था कि मस्त एंजॉय जिंदगी ये वो। लेकिन लाइफ के टर्निंग पॉइंट क्या आते, तुम्हारे लिए क्या चॉइस करके रखा ऊपर वाले ने, ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपने इमेजिन किया था क्या कि मैं आके यहाँ बैठूंगा? नहीं, मैंने भी नहीं किया था। मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी पॉडकास्टर बनूंगा अगर। मैंने भी नहीं किया था। सर एक इसी से सवाल आ रहा है आगे। अभी एग्जाम्स हुए मई में, नवंबर में, अभी तो शायद से साल में 3 बार होना चालू हो गए सीए के एग्जाम्स। ये बार एसएफएम का पेपर बहुत हार्ड आया था, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट के मोरल बहुत डाउन है अभी। आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा कि हार्ड सबके लिए था, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं था, बराबर है। बिल्कुल। और सेकंड, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो परिस्थिति है अगर आप उसको कोसोगे, मैं बोलता कि समय लो, 1 घंटे का समय लो, 4 घंटे का समय लो, 25 घंटे का समय लो। कोस से कितना कोसोगे, और वो कोसने के बाद में क्या बदलाव आता? 0। देख लेना ना करके, कुछ भी बदलाव नहीं आता। सिचुएशन वैसी की वैसी एज इट इज रहती। बिल्कुल। ये प्रकृति अपने को बोलती कि मैं तेरे साथ में जैसी हूँ वैसे तू चल। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले अनएक्सपेक्टेड को प्यार करो, ये जो सवाल लोग उठा रहे, जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, पेन पॉइंट है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, पेन पॉइंट है, लेकिन प्रकृति को ये मंजूर था, होने को कोई टाल नहीं सकता, बराबर है। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, फिर से फाइट मारो। और आप 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन डिप्रेशन में रहेंगे, एक ना एक दिन तो डिप्रेशन से बाहर आएंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, आपको किसी ने गाली दिया, बराबर है, आपको 3 दिन बुरा लगा, चौथे दिन तो भूल गए ना आप। जब आपको भूलना ही था वो, तो तभी भूल जाना था जब गाली दिया। क्यों 3 दिन कैरी करा उसको?
क्यों भजन पकड़ा? आगे बढ़ो, आफ्टर में हाँ देयर इज नवंबर। हाँ, आगे बढ़ो। मेरे को शाहरुख खान का डायलॉग बहुत अच्छा लगता कि लाइफ में अगर सब अच्छा चल रहा है या सब बुरा चल रहा है तो ये अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। सर आपका ये जो माइंडसेट है ना, हाँ। ये मुझे बहुत पसंद आया। लोग बहुत, या स्टूडेंट्स बोलो या लोग बहुत हारे हो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये माइंडसेट कहाँ से आया सर कि जो भी हो जीतना है बस? बस देखो, ये माइंडसेट भी तभी आता है जब बहुत ठोकरें मिलती। अगर फिलहाल जिसको माइंडसेट नहीं आ रहा, समझ जाना अभी भी ठोकरें कम मिली हुई है। बहुत ठोकरें खाओ, बहुत ठोकरें खाओ, फिर आप सारे जगहों से हार के एक जगह जाएंगे, वो है परमपिता परमेश्वर। अच्छा। वो परमेश्वर का जाके आप जिस दिन उससे बात करना शुरू कर देंगे, मेरे को नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में फिर आपको कोई एक्सपर्ट लगेगा। वो परमपिता है, उसने तय करे हुआ है। जब आप आपके माँ के पेट में थे, मुझे ऐसा लगता उसने उसी दिन बोल के भेजा था कि मैं तेरे साथ ये सब करने वाला हूँ, तेरे को मंजूर है क्या? तो अपन बोलते थे कि नहीं, मेरे को बाहर निकाल, बाकी मैं तू कुछ भी कर मेरे साथ, मेरे को सब चलेगा। अच्छा। लेकिन अब जब हो रहा है तो अपन ही मुकर गए। तो मेरा ऐसा बोलना है कि माइंडसेट डेवलप करने के लिए टाइम लगता, और मैं सही में भगवान को शुक्रगुजार हूँ कि मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है। मतलब मैं सुबह जब आया यहाँ पे, तब कार से कैब से इधर आ रहा था, तो मेरे को एकदम से भगवान को जब हाथ जोड़ रहा था, तो मुझे मेरे बाजू में वो ड्राइवर जो दिखा ना, मैंने उसको हाथ जोड़ दिया। बोले दादा क्या कर रहे? मैं बोला वैसे तो भगवान दिखते नहीं, तुम मेरे को मेरे जर्नी तक ले जा रहे। अच्छा। जो चीज़ मेरे को अभी करने जा रहा है तुम ही ले जा रहे हैं वहाँ पे, तो तुम ही भगवान है, तुम ही सारथी है। तो वो बहुत खुश हो गया, उसने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैंने तू जीवनात खूप पुढे जाशील भैया। वो आशीर्वाद इतना अच्छा लगा मेरे को। तो मेरा ऐसा बोलना है कि भगवान हर जगह है। ये जो अर्जुन के जो सारथी श्री कृष्ण थे, वैसे लगे आपको वो जो कैब ड्राइवर थे? हाँ, अभी आप भी सारथी है। अगर मैं अकेला रहता तो मेरा पॉडकास्ट कौन लेता? अभी हमारे जो एडिटर है वो सारथी है। वो अगर रही नहीं रहते, उन्होंने अगर कैमरे सही से सेट नहीं किए, तो अपनी पूरी मेहनत जीरो होगी। सर एक चीज इसमें पूछना है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आप में कहाँ से, यानी आपको कुछ फॉलो करते हो, कहीं जाते हो? ऐसा तो नहीं है कि यानी ये ऐसा आत्मज्ञान से नहीं आती ये चीज? मेरे को लग रहा है कि आप कुछ यानी है। नहीं, देखो, मैं मेडिटेशन भी नहीं करता, मैं ज़्यादा मंदिर भी नहीं जाता। मेरे कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल, मैं सब में भगवान को देखता। अच्छा। चोर भी रहा तो भगवान है उसके अंदर, सब में भगवान है। अच्छा। और मैं ये सोचता कि सब रचना उसकी है, अगर उसकी नहीं होती थी तो रचना नहीं होती थी। बराबर है। अब आपको मैं उस दिन एक बार बताया था कि मेरे मोबाइल में मैंने नोट्स निकाल के रखी हुई है। मैंने लाइफ का हर एक ऑब्जर्वेशन वहाँ पे नोट किया है मेरे। अच्छा। जो मेरी लर्निंग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ के दिखाता एक दो। मेरा मोबाइल एक सेकंड कहाँ है, ये है ये। अब आप आप लाइन को बोलेंगे कि सर ये बात तो बरोबर है। 4-5 लाइन बताता हूँ मैं, ठीक है? तो आप बोलोगे बात तो बरोबर है, फिर मैं बोल रहा फॉलो क्यों नहीं कर रहे? पहला है, हम हमारे एडिटर सर को ही पूछते कि ये सही है बोल रहे क्या अपन क्या, मतलब 2 वैलिडेशन लेंगे आप, एक आप और एक हमारे एडिटर सर। क्या पहला पॉइंट जो मेरी लर्निंग है लाइफ की, आप किसी को बदल नहीं सकते, लोग उनके अनुभव से बदलते। बिल्कुल सही है। जब हमारा किसी से दोस्त से झगड़ा होता या भाई से झगड़ा होता और वो हमारी बात नहीं मानता, और हम एक लेवल तक जाते अपनी बात मनवाने के लिए, और फिर ऐसा होता कि 10-15 दिन बात नहीं कर रहे, फिर दोनों भाई चाय पे मिलते, बात करना चालू होता, और साल भर बाद या 6 महीने बाद जो चीज हम उसको बोल रहे थे वो चीज वो इम्प्लीमेंट करता। फिर अपन, अबे गधे, मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा था। लेकिन वो परिस्थिति से ही बदलता है, अपने बोलने से तो बदलने से रहा। तुम्हाला काय वाटते? बरोबर आहे ना? आता दुसरी गोष्ट एखादं चांगलं घेतो। हां, फोकस ऑन आपके कर्तव्य एंड कर्म। ओके। एंड फोकस ऑन ओनली भगवान की इच्छा। अच्छा। अभी हमारे साथ जो भी हो रहा है वो इच्छा ऊपर वाली की। आपके कर्तव्य कर्म पे ध्यान दो सब, बस आपका क्या कर्तव्य है इस समाज के प्रति, इस संसार के प्रति, लोगों के प्रति, आपके क्लाइंट्स के प्रति। हमारे श्री 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 प्रेमानंद जी महाराज जो है, जिनको मैं बहुत मानता, वो बोलते, जिस दिन से उन्होंने बोल दिया वो दिन से तो मेरे को इतना फ्रेश लगता। उन्होंने क्या बोला? आपका काम आपकी प्रार्थना है। अच्छा। आया ध्यान में?
अभी भी मैं एक 2-4 दोस्तों से मिल के आया, तो उन्होंने मुझे कुछ अच्छा वैलिडेशन किया मेरी लाइफ में, मैं लिटरली उनको हाथ जोड़ गया, थैंक यू। कर्म ही जीवन है। तो आप आपके कर्म पे ध्यान दो, कर्तव्य पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। प्रेमानंद जी महाराज की बात निकली, आप गए हैं महाराज जी के यहाँ? हाँ, मैं मिले हुआ उनसे, लेकिन पर्सनली नहीं मिला। वो जो रोड से उनका शो चालू रहता है तब मैं हाँ, जो सुबह निकलते हैं परिक्रमा के लिए, तब मिले वहाँ मिले वो। और उनको सही में मैं हर यूथ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो उनको फॉलो करो या किसको भी फॉलो करो, जो भी धर्म गुरु को आप मानते, बस विचारों को फॉलो करो। अच्छा, अच्छे विचार आपको जीवन में कहीं के कहीं लेके चल जाएंगे, क्योंकि इस इतने बड़े निगेटिव एनवायरनमेंट में अच्छे विचार लाना ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी देखो कितनी खतरनाक है। आप एक गलत वीडियो देखो, वो अगला तुमको वही दिखाता, मतलब वो तुमको एल्गोरिदम बर्बाद कर देता हो तुम्हारे को। बिल्कुल। मतलब तो ये क्या अच्छी चीज़ है क्या? तो फिर मैंने क्या बोला, चल तू मेरी मजा ले रहा क्या? तो मैंने क्या किया, एक काम किया, मतलब तेरा एल्गोरिदम समझ गया। मैंने एक अलग चैनल बनाया और उसके अंदर मैंने कम से कम 15-20 पॉजिटिव वीडियोस को ये कर दिया, फॉलो कर दिया। अब जो भी पॉजिटिव आता है उसको फॉलो करता, नेगेटिव आता है उसको ब्लॉक करता। अच्छा, तो अब मैंने बोला तेरी ताकत है तो मेरे को नेगेटिव बता के दिखा। तो मेरे को एक भी वीडियो उसके अंदर नेगेटिव आता नहीं, वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाता। तो अपने 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 हाथ में सारी चीजें ना, अपन सिचुएशन को पूरी पलट डालते। अच्छा अपने में ताकत है लेकिन अपन पलटते नहीं। सर, आप स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे ही थे अप्रोच आपका? स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ग्रांटेड था, अच्छा, इतना ग्रांटेड था कि याद आता ना तो ऐसा लगता कि ये जो भी आज तक के मेरे साथ में हुआ है चमत्कार है, अच्छा, अनएक्सपेक्टेड है। ना मेरे पिताजी ने कभी प्लानिंग किया था, ना मेरे माताजी ने कभी प्लानिंग किया था कि मेरा लड़का ऐसा ऐसा कुछ करेगा, कोई प्लानिंग नहीं। ये सारा चमत्कार है, वापस अनएक्सपेक्टेड से। इसलिए मेरे को प्यार हो गया, क्योंकि क्या लोगों से क्या सीखना, अरे अपन खुद के लिए सेलिब्रिटी है। आप खुद की ही जर्नी याद करो, आपको समझ जाएगा कि आप कितने ज़्यादा खुद के लिए ही मोटिवेटर हो। इंटर्नशिप, जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ की बात है इसलिए, इंटर्नशिप कैसी रही थी आपकी? इंटर्नशिप क्योंकि इंटर्नशिप के बहुत दुख दर्द रहते हैं सीए स्टूडेंट के। हाँ, तो नहीं, मेरी इंटर्नशिप मैंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं किया। मेरी इंटर्नशिप में मैंने ऐसा समझ के चलिए कि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई था ही नहीं यार बताने वाला कि इधर आप बैठ, जीवन का महत्व क्या है, जीवन में रहना कैसे होना, टाइम का महत्व, कोई बताने वाला ही नहीं था। जो तो क्या करता था, क्यों रे क्या कर रहा, बैठा है क्या, अंचल गाड़ी पे हम जाके आते, चल रहे भाई। तो लगता था जीवन यही है कि इसके साथ जंगल में जा, इसके साथ ये रामटेक के मंदिर में जा, इसके साथ गणेश टेकड़ी जा, बस जाओ, एंजॉय करो, खाओ पियो सो। इसके अलावा जिंदगी समझती नहीं थी। तो लाइफ एक साइकिल है, वो टाइम पे वो जरूरी था मेरे लिए शायद से। अच्छा, अगर वो टाइम नहीं रहता था तो शायद ये टाइम की कीमत नहीं रहती थी, बराबर है। क्योंकि वो टाइम समझ गया कि कितना बड़ा मेरे लाइफ में डिजास्टर था। तो इसलिए मतलब मैं कुछ भी सीखा नहीं, कोई कारण से कुछ भी सीखा नहीं। ओके। तो जब मैं मेरे ऑफिस में, आपको एक स्टोरी बताता, जब काम कर रहा था तो 4 से 5 महीने बाद एकदम ही मिसमैनेजमेंट, कोई डॉक्यूमेंट कहीं की कहीं, फोल्डर कहीं की कहीं, नए नए, अपने को आदत क्या रहती, जो भी डाउनलोड कर रहे डाउनलोड में डाल दे रहे, किधर की किधर। फिर 8 दिन बाद में याद ही नहीं आ रहा कि साला सेव कहाँ करा था। किसी क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट लाके दिए, मालूम ही नहीं कि रखा कहाँ है। अभी तो भी हमारे ऑफिस में इनवर्ड आउटवर्ड सेक्शन है, किसने लाके दिया, डेट, सब प्रॉपरली सीआरएम में एंट्री होती है। तो मैं एक बंदे थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं जीवन में, लेकिन देखो वापस से भगवान कैसे रूप में आता। मैंने उसको बोला कि मैं ना कहीं जाता, आप किससे सीख के आता। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू अगर कहीं जाएगा तो उनके जैसा बनेगा, तेरा रास्ता तू बना। तो मैंने उनको बोला कि क्या मेरा रास्ता मैं बना सकता क्या, मतलब मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। बोले क्यों नहीं बना सकता, आज वो दिन है सर, और आज का दिन है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जो डिसीजन मैं ले लेता उस पर कभी गलती से भी गिल्ट पैदा नहीं करता, ले लिया ओन करता। अच्छा, वो अच्छा रहो तो भी बढ़िया, नहीं रहो तो भी बढ़िया, मैं दोनों स्थिति में समान रहता। ओके। और उसके बाद में डिसीजन लेने से पहले किसको कुछ पूछता नहीं सर, कुछ नहीं पूछूंगा। इसमें एक चीज पूछना था कि अभी जैसे इतनी सब चीजें हो गई, बीइंग अ सीए
आपका सीए पूरा हो गया होगा तो एक टाइम फ्रेम रहता है, प्रैक्टिस करना है या सीए इन सर्विस बनना है। हाँ। और उसके बाद में आपने डिसीजन लिया कि अब आपके होम टाउन नांदुरा, हाँ। जो कि यानी मेरे हिसाब से तालुका प्लेस है। तालुका प्लेस है। तो लोग आजकल मुंबई पुणे के सिवा कहीं जाते नहीं, जो भी सीए बोलो, इंजीनियर बोलो, कोई भी। बराबर है। नागपुर में भी प्रैक्टिस स्टार्ट करना बोले तो सीए के लिए बहुत हार्डशिप है। डिफिकल्ट है। तो आपने इतना डिफिकल्ट डिसीजन कैसे क्या ले लिया एकदम से? वापस वो दोस्त को याद करो सर, आप मेरे सब अलग अलग रूप में आए थे। अच्छा। उसने क्या बोला था, मुंबई गया तो भी सही है, नांदुरा गया तो भी सही है। वो सही अपने को करना पड़ता सर। अच्छा। आज अगर मैं वहां हूं, मुझे क्या क्या चाहिए था, मैंने अपने को पूछा, अक्षय तुझे क्या चाहिए, क्या मेरे को बता चाहिए क्या। तो मुझे ऐसा अंदर से आया कि वो मुझे नाम होना, मुझे अंदर से आया कि मुझे दाम भी होना, मुझे अंदर से आया कि मुझे पहचान होना, मुझे अंदर से आया कि मुझे मेरे कंफर्ट में जीना है। अब मराठी मीडियम में मेरा एजुकेशन हुआ है, तो हमने इंग्लिश भी ऐसी पढ़ी है कि सर बोलते थे कोई पैराग्राफ, तो हम उसके नीचे पूरा मराठी में लिखते थे कि क्या बोल रहे, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि घर पे जाके वापस पढ़ना है तो ये याद आने को ना कि इसका अर्थ क्या था। है तो हमने इंग्लिश पढ़ी है। तो जब मैं मुंबई पुणे में गया इंटरव्यू देने, वहाँ हमेशा राजा जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी मेरे को। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं मुंबई पुणे में गया, मैंने बोला नहीं जम रहा। वहाँ पे 1-2 इंटरव्यू को गया, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। बोले आप यूजलेस हो, बोले आपको कुछ नहीं आता। बोले बोला सर सीखूंगा ना, लगे तो पगार मत दो 2 महीने का, इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं। नहीं बोले ऐसे हम रखते नहीं, बोले हमको कोई एक्सपीरियंस आदमी चुना। ओके। फिर चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधा सर। तो फिर मेरे एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया लाइफ में कि मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन लगाया, जो मेरे से भी छोटे शहर पे काम करता। उसको मैंने बोला कि भाई तू पैसे कमा रहा करे। तो वो दोस्त अगर उस दिन झूठ बोल देता था ना, तो आज मैं वहाँ नहीं जाता था। वो दोस्त ने बोला कि अक्षय मैं बहुत अच्छे पैसे कमा। अच्छा। मैंने बोला सही में कह रहे? बोले हाँ सही में। बोला कितने कमा रहा? तो उसने एक आंकड़ा दिया। मैंने बोला क्या बात कर रहा, इतने पैसे कमा लेता क्या आदमी वहाँ पे इतने छोटे शहर में? बोले फिर? तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने बोला तू मेरे को बताएगा कि कैसे कमाते अपन। फिर मैं उसके बोलने पे चले गया होम टाउन, और मैंने काम चालू किया सर। ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था सर मैं, तुम्हारा आधार और पैन बताओ, देखता था अरे इसमें प्रॉब्लम है, आओ अंदर बैठो। उनके लिए एसी लगाता था बड़े 1 नंबर। चाय बोला सर, चाय 106 रुपये की चालान थी, 300 रुपये लेता था मैं। उसमें 100, 150, 200 रुपये समझ लो कमाए। तो 200 रुपये कमाने का ऐसा लगता था कि साला मैंने 2 लाख कमा लिए डायरेक्ट। फीलिंग जैसी आती थी मेरे को। वो आज के 2 लाख भी वो 200 से कम है। अरे वो 200 बहुत अलग थे, वो मजा आती थी। सामने वाला भी मस्त चाय पी रहा था, 25 रिकामे सवाल पूछता था अपने को, हे सरकार काय करू राहिली आपल्यासाठी। मैं भी उसको रिकामे उत्तर देता था, काहीच नाही करू राहिली, सगळं बर्बाद आहे। म्हणजे एकदम ही जबरदस्त था। तो बोलने का मतलब ये है कि लाइफ के टर्निंग पॉइंट है, आप वो टर्निंग पॉइंट को रिस्पेक्ट करो। वैसे मेरे भी टर्निंग पॉइंट आए, तो आज मैं यहाँ जो हूँ, ठीक है मैं आज सक्सेसफुल हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन इसके पीछे की मेहनत अब मुझे मालूम है कि मैंने क्या क्या करा, इसके पीछे कितना मैंने संघर्ष किया ये मुझे पता है। जबकि संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे फादर है वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, फुल वेल्दी पर्सन है वो। मतलब आज अगर उनके मैंने हाव में हाव भी लगाया तो भी मेरे को लाख रुपए महीना दे देंगे। कि पापा ने बोला कि गड्डी किन रहे, हाव पप्पा। पप्पा बोलेंगे जा ले, यानी घर के गल्ले पे भी जाके बैठ सकते हैं। अरे गल्ले पे भी मत बैठ, गल्ले पे भी मैनेजर को बैठा, तू सिर्फ ऐसा दिख मेरे को, तो भी मेरे को पप्पा लाख रुपए दे देते। इतना था। फिर भी आपने आपका बिल्ड किया। मैंने बोला यार लाइफ क्या रहेंगी फिर मेरी। सर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बनते हैं अभी, जैसे रेशो मैंने देखा ज्यादा रेशो है जो सर्विस में जाता है। अगर कोई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में आ रहा है तो उसने पहले 5 साल या पहले 10 साल अपनी प्रैक्टिस कैसे सेटअप करना चाहिए, आप क्या गाइड करेंगे? पहले 3 साल तो उसने पैसों का सोचना ही नहीं चाहिए। पहले 3 साल उसने नेटवर्किंग, सारे भंडारे जाना, सारे भंडारे में बढ़िया जो बोलते मराठी में वाळना, सब भंडारे में मतलब बांटो, खाना बांटो। उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन करो। वो टाइम पे तो भंडारे में हम जाते थे क्योंकि हमको कंटेंट क्रिएशन का समझता नहीं था। अच्छा। हमको लगता था वही पहचान है, लेकिन अब कंटेंट क्रिएशन समझा तो अब लोग कहाँ से क्लाइंट बन रहे, यूपी, दिल्ली, चेन्नई, औरंगाबाद, अहमदाबाद। समझ में नहीं आता कि ये लोग आ रहे कहाँ से, नहीं कैसे का भरोसा। उस दिन मैंने नोएडा वाला देखा एक स्टेटस पे आपके। देखा क्या? हाँ देखा होगा। हाँ। तो सर जैसे अभी आपने भंडारा बोला, लेकिन जैसे नेटवर्किंग बढ़ाना, सबसे पहले तो नेटवर्किंग बढ़ाना, उसके बाद
और नेटवर्किंग बढ़ाने के बाद आप डरो मत कोई चीज़ को। मान के चलो, आप मेरा एग्जांपल देता मुझे एक बंदे का फोन आया कि अक्षय मुझे भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। बिल्कुल। अब मैंने कभी जिंदगी में बनाई भी नहीं, इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या रहता है यही मालूम नहीं। अच्छा। अब साला उसने मेरे को फोन लगाया तो मेरे को ये समझा कि शायद से सीए का काम है, क्योंकि उसने मेरे को फोन लगाया। हाँ। तो मैंने बोला मैं उनको बोला मैं 2 घंटे बिजी हूँ, जानबूझ के मैंने बोल दिया बिजी हूँ। और पहले निकाला गूगल एंड यूट्यूब और मैंने बोला प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या रहता है। अच्छा। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा कि बैंक लोन को लगता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे डिफरेंसेस डालने पड़ते, रेशो डालने पड़ते। फिर मैंने बोला साला इतना कौन बनाएगा, एक्सेल में तो बहुत ही भारी जाएगा ये बनाने को। फिर मैंने दोस्तों को फोन लगाया, वहाँ क्यों रे भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते, बोले उसका फॉर्मेट रहता है एक। वहाँ देता क्या रे, बोले लेना। फॉर्मेट आया, फिर वो फॉर्मेट एकदम से समझ रहा नहीं, और दोस्त को थोड़ी मदद करता क्या, आधे आधे कर लेंगे। अच्छा। आधे आधे कर लेंगे तो बोलता बिल्कुल। वो आया, उसने 15 मिनट में वो काम कर लिया। ये शुरुआत के दिन है आपके? शुरुआत के तो 4,000 रुपये मिलते, 4,000 रुपये मैंने क्लाइंट से लिए, 2,000 रुपये उसको, 2,000 मेरे को। तो मेरे को समझा एक चीज उस दिन, अगर अपने को नहीं भी आ रहा तो आपको ये मालूम होना कि ये कौन से आदमी को आता करते, आपको उसको कनेक्ट करते आने होना खुद से। अच्छा। आप ऐसा सोचो मत कि सब आपको करना है, सब आप कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ 25 कॉन्टैक्ट बनाओ, काम आया कि तुमको मालूम होना जाना किसके पास में, और उसको ना इतना कर दे भाई। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस डेवलप किया, फिर अब खुद से डेवलप हो गया। आज मेरे पास 1000 ITR है, आज बहुत बड़ा काम है, 10 लोगों की टीम है, वाइफ भी सीए है, आज वो वहाँ काम करके मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। तो बेसिकली खुद पे भरोसा किया और डरा नहीं मैं। क्या होगा, एक पैन कार्ड एप्लीकेशन को डालने के लिए मेरे को 4 घंटे लगते थे, सब पढ़ता था मैं ऊपर नीचे। मदर का नेम लिखने लगा रहा तो फादर का डालू क्या इसके अंदर, नहीं फादर का थाला डालने नहीं दे रहा अपने को। मतलब सब आगे पीछे ऊपर नीचे। अब तुम मेरे को आंख बंद करके लगाओ ना, मतलब अब तो बच्चे ने अगर ऐसे क्लिक करते भी गया तो मेरे को समझ जाएगा कि इसने रास्ता भटक दिया। मतलब उसके क्लिक अगर रुक गए, आंख भी बंद है ना मेरी, तो मेरे को समझ जाएगा ये चूक गया। मतलब अब कोई भी काम जो मैं करता, सबसे पहले टाइम तो मैं उसको 10-10, 12-12 घंटे दे देता। एक बार प्रोसेस समझ गई तो फिर डेलीगेट कर देता। फिर अब तो आंख बंद करके सारी चीजें जम जाती। सर डेलीगेशन आपने बोला, हाँ, तो डेलीगेशन क्या चीज रहती है? डेलीगेशन मतलब ये, सबसे पहले आपको पैसा वाला बनना है क्या? बनना है ना सर, सबको बनना है। तो काम बांटते आने को। अच्छा। अगर काम बांटते आ रहा नहीं तो तुम्हारे को किस दिन अटैक आ जाएगा तुमको ही मालूम नहीं, क्योंकि इतना प्रेशर है काम का। फिर पहले साल में 14 ITR भी फाइल नहीं कर पाया था मैं। सेकेंड ईयर 56, थर्ड ईयर 250, फोर्थ ईयर 650, फिफ्थ ईयर 752 और सिक्स ईयर 852 या 876 ऐसा कुछ भी आंकड़ा है। अगर मैं खुद पे छाती पे लेता था इतना काम तो यहाँ बैठे ही नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में मिलता था वो एक आधे। कैसे क्या करूँगा इतना सारा अकेला। यहाँ अभी देखो, आज मेरी टीम कम से कम 1000 क्लाइंटों को हफ्ते भर में कॉल करने वाली, कॉलिंग चालू है मेरी। एक टीम सारे सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही, एक टीम ऐसे कम से कम 5 या 4 लोगों की टीम मेरी वो काम पे भिड़ी हुई है। तो अगर वो नहीं है तो फिर मैं यहाँ कैसे बैठ सकूंगा? यानी खुद को फ्री रखना है, हाँ, काम डेलीगेट करना है, हाँ। और काम करवा के लेने के पैसे हैं। अरे लोगों को भी रोजगार होना ना, क्या सब खुद ही दबदबे में डालते क्या खुद के? अरे लोगों को रोजगार दो लोगों का घर अगर आपके कारण चल रहा है तो ये कितनी सुख की बात है। सर आपने अभी बताया 1000 ITRs फाइल करते हैं, बहुत सारे बिजनेस का भी काम होंगे आपके पास। हाँ। तो कभी आपको ऐसा दिखा है कि क्लाइंट जो है ना कुछ गलती कर लेता है पहले, और बाद में फिर हाँ मेरा सीए है अक्षय लड्डा, वो निपट लेगा, या सीए आपके पास जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है? मेरी इस पॉडकास्ट के माध्यम से सारे क्लाइंट्स को, सारे टैक्स पेयर को, सारे भारत के उस नागरिक को एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जो करना है, आपको जो मनमानी करना है, आपको जो बैंड बजाने हैं सब बजाओ, बस सीए को पूछ के बजाओ। क्यों? क्योंकि वो बैंड बजाने के अंदर सुर सीए लाएगा। लेकिन अगर तुमने बैंड सीए को पूछने से पहले बजाए तो तुम्हारे पे कब पुलिस कंप्लेंट हो जाएंगी, क्योंकि तुमने फिर बिना परमिशन के बचा दिए। सीए बोले तो तुम्हारी परमिशन हो कि ये करूँ कि नहीं करूँ, या करूँ तो कैसे करूँ, नहीं करूँ तो क्यों नहीं करूँ। सीए को पूछे बिना आप एक भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे एरिया में क्या होगा, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया लैंड का, तो गवर्नमेंट ने लैंड ले लिया। बिल्कुल। अब भगवान के दया से इनको 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए सर अकाउंट में टैक्स फ्री
हाँ। जो कि एक आम इंसान को पूरी जिंदगी भी निकल गई ना तो नहीं इतने पैसे कमाएगा वाइट उतना। होते नहीं, बिल्कुल। वाइट होते नहीं। उसने क्या किया, और एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, तो वो कैश में खरीदा और बच्चे पे गवर्नमेंट एलोकेशन बैंक से दिया, 80-80 लाख रुपए कैश विड्रॉ। एक वही अकाउंट से जहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 करोड़ डाला है, वहां से 80 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर अब उनको आई नोटीस, दूसरे साल में नोटिस सीधे। नोटीस म्हटलं हे काऊन केलं तुम्ही, आपल्याला काय समजते, आपण शेतकरी. हाँ म्हटलं असं म्हणून चालते काय, असं म्हणून चालते काय. हा, तुम्ही जे कीटकनाशक टाकता तुमच्या बियाण्यावर, तुमच्या धान्य कडधान्य या सगळ्या गोष्टीवर, कोणतेही टाकता का मनात आलं ते, की पहिले पाहता की बाकीच्या याच्यावर काय असर झाला, मग आपण आपल्या याच्यावर टाकू, बरोबर है कि नहीं. सुनते नहीं किसकी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी पॉजिटिव क्या देखना. अगर ये ऐसी गलती नहीं करेंगे तो सीए का ऑफिस कैसे चलेगा. सर, ऐसी गलती कभी बिजनेसमैन करता है कि डिसीजंस ले लेता, पैसे डूब गए, फिर सीए की याद आई, फिर वकील की याद आई. बिल्कुल करता है. देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, मैंने जो बोला एक चीज कि सीए से बात करके ट्रांजैक्शन करो, दूसरी चीज एक और मतलब मैं मेरे एडिटर साहब को बोलूँगा कि इसकी रील निकाल देना है खटकन बाहर आणि वायरल होने को ना. क्या कि आप लोग जो भी मतलब जो भी चीज कर रहे हो, साल का एक हेल्थ चेकअप करते ना, साल का एक बार एक सीए के पास बैठ जाना, उसको तुम्हारा एक साल का 2 साल का विजन बता देना, तुम चाहते क्या. बिल्कुल बराबर है. अब मेरा एक क्लाइंट है 3 साल से आईटीआर फाइल कर रहा, वो बोलता कि अब मेरे को 2 करोड़ का लोन होगा. बोला भाई तेरा आईटीआर उतना सपोर्ट नहीं करता. मैंने मग वैसा बनाओ बोले आईटीआर. अपने आईटीआर, मैंने बोला आईटीआर में थोड़ा इनकम दिखाना पड़ेगा, थोड़ा टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, 8-10 करोड़ का दिखा दो. अब मैंने बोला तेरे मन से चलेगा क्या, तेरे बैंक में ट्रांजेक्शन लगेंगे. 8 करोड़ का टर्नओवर है, फिर GST बोले भी तुमने बताया क्यों नहीं. अरे मैंने बोला भाई मैं कैसे बताऊंगा, भाई तेरा धंधा थोड़ा मैं कर रहा. अरे तेको क्या करना है, तेको क्या चाहते वो तो तेको निकालना पड़ेगा ना. अरे बाबा तेरे को अगर कैटरीना कैफ से शादी करना है तो तेरे को रास्ता तेरे को ढूंढना पड़ेगा कि उसके तक पहुंचना कैसे. पहले तो अपने इसमें आती, बजट में आती नहीं आती, उसके शैम्पू का खर्चा तेरे साल भर का खर्चा है. बिल्कुल बराबर है क्या. तो मेरा एक ही बोलना है कि सीए से आप लोग ये पूछ लो, सीए टैक्स कंसल्टेंट जो व्यक्ति टैक्सेशन का काम करता है उससे पूछो कि मैं ऐसा फ्यूचर में प्लान है, मैं अभी से कैसा चलूं. अच्छा. और वो सारा जो वो बोलता है उसको फॉलो करो. और साल में एक बार अरे यार ओरली सुनते आप लोग, मतलब सीए बोल रहा है कि आपको ऐसा ऐसा लागू होता, ओरली सुनते हाव काव लगाते हैं, बाहर जाके भूल जाते. अरे भाई तुम डायरी लो एखादी, उस पर लिखो कि मेरा व्यापार का नाम ये है, मेरे को ये कायदा लागू होता है, ये कायदे की ये तारीख है. कुछ भी लेन देन नहीं है ना, सीए देख लेंगे. सीए देख लेंगे. सर एक चीज इसमें ऐसा, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने बोला तो डॉक्टर के पास जाते तो अपने को फीस देना पड़ता, उसके सिवा तो अंदर एंट्री नहीं होती या दवाई नहीं मिलती. लेकिन कंसल्टेशन फीस सीए के पास में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लोग नहीं चाहते कि वो आए डिस्कस करे लेकिन सीए फीस ना ले या वकील फीस ना ले. लोगों को डर लगता वो कंसल्टेशन फीस ले. आपके क्या विचार है इस पे. अब बड़े बड़े लोग बड़ा ज्ञान देते कि नहीं आप स्ट्रिक्ट रहो, आप रिजिड रहो. विवेक बिंद्रा जी के एक इवेंट में मैं गया था. वो इवेंट में 30,000 लोग बैठे थे, मेरा वीडियो भी है वो. 30,000 लोगों में मैंने विवेक बिंद्रा जी को एक सवाल पूछा, बराबर है. तो सवाल का उन्होंने जवाब दिया. मैंने उनको ये सवाल पूछा कि सर मैं जो प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट में मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, क्लाइंट पैसे नहीं देगा, क्योंकि क्लाइंट को वैल्यूज नहीं कि मैं कर क्या रहा, क्लाइंट को समझता नहीं कि मैं कर क्या रहा. तो क्लाइंट को कोई 4 कद दो तो भी उतने रुपए देगा, क्लाइंट को कोई 1 कद दो तो भी उतने रुपए देगा, तो मैं करूँ क्या. तो विवेक बिंद्रा जी ने सबके सामने इसका जवाब दिया, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के हित में नहीं है, और एक्चुअल में नहीं है. कौन व्यक्ति चाहता कि मेरा आईटीआर फाइल करो, वो तो उनको बैंक मांगता करके वो अपने को बोलता. कौन व्यक्ति चाहता कि मेरा ऑडिट करो, वो तो गवर्नमेंट ने रूल लगाया है, उसकी थोड़ी ना इच्छा है. जबकि आप पूछो बड़ा शिमला घूमने जाना, इच्छा है उसकी, खर्चा करेगा, वो एजेंट वाले को पूछेगा, 4 बार देखेगा, सब देखेगा, यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, सब बरोबर चल रहा नहीं चल रहा, बरोबर है. लेकिन ये इच्छा नहीं है लोगों की. तो ये अब ये कड़ू सत्य है, कंप्लायंस इज अ बर्डन.
ये कड़ू सत्य है और ये हमें मानना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े चार्टर्स है, भगवान ने उनकी किस्मत में सब अच्छे क्लाइंट दे दिए, और हमारी जो किस्मत है, हमारे भी क्लाइंट जैसे वैसे अच्छे हैं, पैसे दे रहे, घर संसार चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो 4 दिन बाद में, लेकिन पैसे आ रहे, पैसे कोई डुबा रहा नहीं, डूब भी गए तो इट इज़ अ बिजनेस लॉट, यू आर डूइंग बिजनेस। बिजनेस में सब लॉस होता है, तो कोई बहुत बड़ा तुम्हारे साथ कोई ऐसा अपघात नहीं हुआ, वो बिजनेस कर रहे ना आप, बिल्कुल बराबर है ना। लोगों को गुड्स का लॉस होता, क्वांटिटी डैमेज हो जाता, तुम्हारे सर्विस का लॉस हो गया, वो तो पकड़ के चलो ना, आगे बढ़ो। तो कंसल्टेशन फीस का इतना मत सोचिए, काम करते रहिए, ये आपका कहना है। सब मिल रहा ना भगवान के साइड से, या दाल रोटी का तो प्रॉब्लम नहीं चल रहा ना। नहीं, दाल रोटी का तो प्रॉब्लम कोई कंसल्टेंट को नहीं है तो मेरे फिर हिसाब से। बस क्या दिक्कत है, आ जाएंगे पैसे। ठीक है सर, आप आज हमारे लिए आए और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सर आए, और सर का काम भी और सर का नेचर भी बहुत हम्बल है। हमारा जो कनेक्शन हुआ था वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। आप अगर सर का इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो रोज 1 या 2 या कभी कभी तो 3 रील भी आ जाती, रील्स भी बहुत इंटरेस्टिंग रहती। तो ऐसे ही अक्षय सर को हम नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगे। और एक छोटे शहर से एक लड़का आता है जिसकी ये पूरी स्टोरी है, और उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है छोटे शहर से आके। ऐसी स्टोरीज हम आपके लिए लेके आते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट भी करा देंगे अक्षय सर के साथ में। थैंक यू।